प्रशिक्षित करना होता है। जब हम मन को प्रशिक्षित कर लेते हैं तो मन हमारी सुनने लगता है। प्रशिक्षण के लिए श्वास बहुत जरूरी है। श्वास इसलिए जरूरी है कि श्वास जीवन के साथ ही चलती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो आप लोगों ने देखा भी होगा, मूवीज में भी देखा होगा कि वो पहली सांस लेता है और पहली सांस के लिए डॉक्टर उसकी पीठ पे थपथपाहट, एक थपेड़ा लगाता है। जैसे ही बच्चे की पीठ पर थपेड़ा पड़ता है उसके लंग्स खुलते हैं और वो श्वास लेता है, और श्वास लेने के लिए वो रोता है। जैसे ही रोता है तो उसके फेफड़े एकदम खुल के काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, श्वास को आलंबन बनाना है और जबरदस्ती से गहरी गहरी सांसें लो, छोड़ो, श्वास पे ही संकल्प लो कि मुझे छोटे से शुरुआत करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, 5 लंबी गहरी श्वास तक दूसरा विचार नहीं आने दूंगी। इसे फिर धीरे धीरे बढ़ाना है, 5 से 10 पे आना है, 10 से 20 पे आना है, फिर समय पे आ जाना है, 1 मिनट, 5 मिनट। ऐसे छोटे छोटे टास्क देते देते मन स्थिर होने लगेगा। मन को तो प्रशिक्षण ही चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि एक हमारे यहाँ पे जैसे जो भगवान सूरज है उनके आगे रथ होते हैं, देखा होगा ना आप लोगों ने भी, रथ बने हुए होते हैं। इन सब रथों का अगर हम डायरेक्शन अलग अलग कर दे, घोड़ों का, रथ पे जो घोड़े होते हैं उन घोड़ों का अगर हम डायरेक्शन अलग अलग दिशा में कर दें तो क्या रथ आगे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। मन ऐसा ही है। मन चलता कैसे है? 5 घोड़ों से। और ये 5 घोड़े हमारे क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये जो संदेश मन को देती है उस संदेश से मन चलता है, और इन संदेशों को जो ग्रंथियां देती है उन्हें कुछ क्षण के लिए शांत करके, अब ये आपको क्या करना है, अपने चित्त को आदेश देना है। तब फिर मन नियंत्रित होने लग जाएगा। मन भी आपका है, नियंत्रण भी आपका है, बुद्धि भी आपकी है, समस्या भी आपकी है, स्थिरता भी आपकी है, अस्थिरता भी आपकी है। अब इन सब में आपके पास सारा का सारा रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है। इसको इस तरह से समझो, कच्चा सामान, आपके पास आटा है, दाल है, कच्ची सब्जियां हैं। अब बनाना आपको है। आप चाहो तो उस आटे से पराठे बना सकते हो, आप चाहो हलवा बना सकते हो, आप चाहो पूरी बना सकते हो, या विभिन्न भांति के व्यंजन बना सकते हो। इसी तरह से सब्जियां हैं आपके पास, आप चाहो उस तरह से बना सकते हो। और जिस रूप में आप बनाओगे, उसे विकसित करोगे, वो बना हुआ रूप आपके सामने आ जाएगा। जिस स्वाद से आप चाहोगे वो स्वाद आपके सामने आ जाएगा। पर करना आप ही को होगा। और ये मैं नहीं कहती, ये भागवत गीता में श्री कृष्ण ने भी यही कहा था कि हे अर्जुन, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ा हूं, युद्ध तुम्हें ही करना है। और जब हम संकल्प ले लेते हैं, अपने आप पर काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो हमारा जीवन सुंदर बनने लग जाता है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संगत। जैसी संगत होगी वैसी रंगत आ जाएगी। किसी भी व्यक्ति के भविष्य को अगर आपको देखना है, जन्म पत्री की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ ये देख लो वो कैसी संगत में उठता बैठता है, उससे आपको पता चल जाएगा उसका भूत, वर्तमान और भविष्य। इतनी महत्वपूर्ण है संगत। और इसी संगत के लिए भगवान बुद्ध ने भी यही कहा। उन्होंने ये कहा है, संगत शरणम गच्छामि, कि मैं ऐसे संग की शरण लेता हूं जिससे मेरी उन्नति हो। क्लियर कर पा रही हूं मैं? हाँ कुछ मैम। आ पा रही हूँ? जी, बस थैंक ये यू। था कि सिचुएशन से क्या सीखना है बोल के जो आता है ना, कई बार वो कभी कभी पकड़ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी बस ये ध्यान ही करूं। पकड़ने की चेष्टा छोड़ो।
सबसे पहले पकड़ने की चेष्टा छोड़ दो। नहीं, पकड़ने इन सेंस मैम, जैसे समझना कि हाँ इसमें मुझे सीखना क्या है, ये अगर बार बार रिपीट हो रही है ये सिचुएशन मेरे साथ अलग अलग फॉर्म में, तो इसमें क्या सीखना है, एक तो ये। और दूसरा ये कि जैसे हम लोग इस मार्ग पे चल पड़े हैं, तो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मैं देख रही हूँ कि घर में भी चेंजेज आ रहे हैं। लेकिन कई बार सारी चीजें उनको नहीं समझा सकते हो, समझाना भी नहीं है, तो वहां पे जो चैलेंज आते हैं ना, उसको फिर लगता है कि क्या ये मेरे भी अपने ही कर्म थे जो मुझे भी इससे गुजरना है, या उसमें भी मुझे कुछ और सीखना है। ये थोड़ा सा मुझे आ रहा है, हम्म। इसको मैं कैसे हैंडल करूँ। इसको, जैसे एक बच्चा पहली कक्षा में होता है, वो बहुत अच्छे से उसे उत्तीर्ण करता है, वो फर्स्ट भी आता है। तो अगर फर्स्ट आने से ये चीज तो नहीं है कि अब उसको हम सीधे थर्ड क्लास में डाल दें। कुछ चीजें समय के साथ धीरे धीरे चलती है, बहुत ज्यादा उतावलापन नहीं करना होता। दूसरी बात है कि आपके साथ रिपीटेड जो घटना हो रही है, तो इसीलिए हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है कि ऐसा क्यों होता है, एक ही तरह की घटना बार बार हमारे जीवन में रिपीटेडली होती है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, और वो हमारे भीतर, हम जानते ही नहीं, हमारे मन के भीतर इतनी गहरी कोई चोट है जो हमारे अवचेतन मन में छपी हुई है। उसका जो ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट को ही तो हमें हटाना होता है। इसको ठीक है, इस तरह से भी समझो, दिवाली की सफाई आप करते होंगे ना, तो दिवाली की सफाई में कई सारी चीजें ऐसी होगी जो आपकी रखी हुई है, पर आपको अचानक याद आता है, अरे मेरे पास ये भी है, अरे ये तो मैं भूल ही गई थी। होता है ना ऐसा? तो हमारे साथ हमारे अवचेतन मन में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो जब ध्यान के द्वारा उन घटनाओं पर ट्रिगर करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो घटना को हम फिर पूरी तरह से मिटा देते हैं। जैसे किसी कॉपी पर आपने कुछ लिखा हुआ है, उस पे फिर आप बार बार कुछ लिखोगे, कुछ समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। ये जब तक समझ में नहीं आएगा कि उस पेज में आप उसको बिल्कुल खाली ना कर दो, उसको इरेज ना कर दो, उसको डिलीट ना कर दो, उसको मिटा ना दो। इसीलिए जो इमोशनल बैगेज है वो इसीलिए काम करेगा। बैगेज जो आपने भरा हुआ है, उसको क्या करना है? डिलीट मारना है बस एक। पहले तो फिर भी एक लंबा प्रोसेस होता था। आज अगर इस तरह के सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, आप कंप्यूटर में लैपटॉप में देखेंगे, तो हम एक डिलीट का ऑप्शन आता है। फोन भी आप बदलते हो तो उसको भी करते हो, आप रीसेट करते हो, या उसमें भी सारा फॉर्मेट को आप डिलीट कर देते हो। क्यों सारा डेटा बार बार उसी में और क्यों नहीं करते हो आप? आपका जो स्टोरेज है वो भी माफी मांग लेता है कि बस योर स्टोरेज इज फुल। अब आप उसमें नई नहीं डाल सकते हो, कुछ भी मेमोरी नहीं डाल सकते हो, किसी तरह का कोई जीबी और डाटा, वो बिल्कुल मना कर देता है। तो हमारा जो मानव मस्तिष्क है, उसमें तो कई ट्रिलियंस, बिलियंस भी नहीं, ट्रिलियन सेल्स बने हुए होते हैं, और इसी जीवन का डाटा नहीं होता है, कई जन्मों का डाटा होता है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, ध्यान के साथ में ये साधनाएं करते हैं या आप लोगों से करवाई जाती है, उसमें आप अपना जो डाटा है अपने मस्तिष्क का, उस पे आप डिलीट मार सकते हो, उसको सारे फॉर्मेट को बिल्कुल हटा सकते हो, और फिर दोबारा से उसमें वो लिखो जो चाहते हो। हमारे यहाँ पे एक ये भी चीज है कि सनातन धर्म में कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश। उसका नाम आपने सुना है ना? सभी ने सुना होगा जो सनातन को फॉलो करते हैं। भगवान ब्रह्मा को कहा जाता है सृष्टि के रचयिता, भगवान विष्णु को कहा जाता है जो इस सृष्टि को पालन करते हैं, और भगवान शिव को कहते हैं संहारक, यानी विध्वंस कर देते हैं, यानी प्रलय। तो ये तीनों देव, इसको हम इस तरीके से भी को रिलेट कर सकते हैं, सत रज और तम, तो इनमें बैलेंस। तो इसी तरह से जो अभी हम शिविर करने जा रहे हैं, वो कहाँ करने जा रहे हैं? तीर्थ गुरु ब्रह्मा की नगरी, ताकि जाने अनजाने उस जगह का इसीलिए महत्व है कि हमने अनजाने में जो लिख दिया, तो वहीं पे उसी देव के सामने जाकर के हम उसको डिलीट करेंगे जो हमने लिखा है, और फिर हम वो लिखेंगे
अपने अवचेतन में जो चाहते हैं। लेकिन ये बार बार जब होगा, जब आपका मन स्थिर होने लग जाएगा। और जैसे ही मन स्थिर होने लग जाएगा, देखो समस्याएं कभी भी आप ये नहीं सोचना कि खत्म हो जाएगी। इस परिस्थिति से आप निकलोगे तो दूसरी परिस्थिति में आ जाओगे, दूसरी से निकलोगे तीसरी में आ जाओगे। जैसे एक बच्चा पहली कक्षा में बहुत अच्छे से स्कॉलर हो गया, यूँ मान लो, तो क्या उसको पढ़ना बंद हो जाएगा? उसके लिए नई कक्षा शुरू हो जाती है। सेकंड क्लास हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई। ये जीवन इसी तरह से चलता है। तो इस जीवन को हमें जो जैसा है वैसे स्वीकार करना है। और ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ खुद से है। हमारे बचपन में हमको सिखा दिया जाता है खुद के लिए जिए, तो क्या जिया। लेकिन जैसे जैसे मैंने अध्यात्म को समझा, मुझे समझ में आया खुद के लिए ही जीना है। और खुद के लिए कैसे जीना है? सेल्फिश हो जाओ, स्वार्थी हो जाओ। स्वार्थी कैसे? आपको समझना होगा कि जो जो आपके भीतर पेनफुल जो मेमोरीज है, उसको साथ नहीं रखना। इसके लिए स्वार्थी होना है। जो जो आपके लिए बार बार आपको परेशान कर रही है घटनाएं, उसके लिए आपको समझ रख करके उसके लिए स्वार्थी होना है। और जब ये चीजें समझ में आने लग जाती है, जीवन सुंदर बनने लग जाता है। और उन्हीं परिस्थितियों को बहुत अच्छे से आप हैंडल करने लग जाते हैं। एक चीज और मुझे समझ में आई, आ, मुझे कॉरपोरेट में भी काम करने का मौका मिला। तो पहले यूं समझो कि हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो इस तरह की है कि आप बहाने बहुत अच्छे से बना लेते हो। कभी बरसात का बहाना लगा लिया, कभी साइकिल है तो टायर पंचर हो गया, गाड़ी है टायर पंचर हो गया, या कभी बीमार हो गए, तो कभी और किसी चीज के बहाने। लेकिन कॉर्पोरेट में ये बहाने नहीं चलते हैं, कहीं पे भी जॉब में। तो तब मुझे एहसास हुआ, पहले तो बड़ी तकलीफ होती थी कि भाई हमारे साथ तो समस्याएं चल रही हैं और ये लोग सुनते ही नहीं है। ये लोग कहते हैं कॉर्पोरेट वाले, गौरव जी आप शायद बहुत अच्छे से इसको समझा भी पाएंगे, कि आपकी समस्या है। हमने आपको इसलिए नहीं रखा कि हम आपकी समस्या पे काम करें। हमने आपको इसलिए हायर किया है कि हमारी जो समस्याएं हैं उस पे आप क्या काम कर सकते हैं, और उसका हम आपको पे करते हैं। सही बात है मैम। तो जिंदगी को जब आप इस नजरिए से देखने लग जाते हैं ना, तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को समझ पाते हैं। और इसीलिए मेरे भीतर भी स्पष्टता आई। मैंने भी ये चीजें समझना शुरू किया। और कॉर्पोरेट में एक चीज और भी है, आपकी पर्सनल लाइफ को कहते हैं आप अपने घर पे छोड़ करके आओ। कुछ भी हो रहा होगा, हमें कोई मतलब ही नहीं है। आपको बुखार है, नौकरी छोड़ दो अगर आप टाइम से नहीं आ सकते हो। बिल्कुल उनका क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है हर एक विचार। ये क्लियरिटी हमारे भीतर हमें लानी है कि ये बहाने, भले ही वो मैं क्षमा चाहती हूँ ऐसा शब्द प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन वो लोग ऐसा कहते हैं तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको तरक्की करनी है। तो अपने आप से यही कमिट करो, भले ही आपके परिवार में कितनी ही समस्याएं हों, लेकिन उन समस्याओं को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मान लो अगर मुझे कॉर्पोरेट में काम करना है और सक्सेसफुली काम करना है, तो घर में अगर मेरे बच्चे को फीवर है, मैं छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। ये मेरी कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट हो गया, या कितनी भी समस्या हो। और साथ में अगर आपको सफल होना है, कंपनी कह देगी हम तो, आप उनके पास दूसरा रिप्लेसमेंट है, वो आपकी जगह रिप्लेस कर देगी। लेकिन क्या आप तैयार हो अपने आप पे काम करने के लिए? तो हर समस्या को समस्या की तरह नहीं देखना, समस्या को समाधान की तरह देखना है। जैसी समस्या है तो इमीडिएट अपने दिमाग पे काम करो। जब आपके दिमाग में ट्रिलियंस डाटा की मेमोरी हो सकती है, इसको यूं समझो, अपने जो लैपटॉप है कंप्यूटर में, उसमें ना जाने कितनी ही ज्यादा, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर की, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझा सकती हूँ कि काफी उसमें डाटा आप स्टोर कर सकते हो लैपटॉप कंप्यूटर में। अगर ऐसे 100 कंप्यूटर रख दिया जाए, उसका कितनी दूरी तक वो डाटा फैल सकता है, उससे ज्यादा हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी डाटा होता है। अगर हमने सही तरह से अपने ब्रेन पे काम कर लिया, तो
हम जीवन में बहुत अच्छे से सफल भी हो सकते हैं, प्रसन्न भी हो सकते हैं, आनंदित भी हो सकते हैं। जो चाहते हैं वो बन सकते हैं, इतनी क्षमता है। बस फर्क इतना है, हम उसे समझ लें, हम उसे जान लें। और फिर प्रश्न वही आता है अपने आप से, तुम चाहते क्या हो, मैं चाहती क्या हूं। बस इतना सरल सा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस एक प्रश्न में पूरा जीवन है, तो इसे समझना है। जी सुमन जी, थैंक यू मैम फॉर द क्लैरिटी। थैंक यू मैम। समझ में आ रहा है, क्लियर? हाँ आ रहा है मैम। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना हो तो शुरू करें, या पूछना है तो अभी पूछ सकते हो। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। मैम जी, मैम अगर किसी को इग्नोर करना हो, जैसे कि हम किसी से कुछ ये नहीं रख, किसी से हमें कुछ मतलब नहीं रखना है, तो हम उसमें क्या, कौन सा क्या करना चाहिए? जैसे कि उसको जो अपने इंसान हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमें उससे दूर होना है, या हम उसे नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? अपने विचारों से उसको निकाल दो, बहुत आसान है। फिर भी नहीं निकलता है तो फिर इमोशनल बैगेज, यही तो है। इमोशनल बैगेज क्या है कि भई हमें ये व्यक्ति नहीं चाहिए, हम अपने विचारों से उसको कैसे मुक्त करें। इमोशनल बैगेज में ये तो नहीं है कि हम एक बंदूक लेंगे और पिस्टल से उसको उसका कत्ल कर देंगे। इमोशनल बैगेज ये है कि वो व्यक्ति जो बार-बार हमारे चित्त में आ रहा है, हमारे विचारों में आ रहा है और हमें परेशान कर रहा है, उसकी जो यादें या उसके तंग करने की जो बातें, या हमने उसके लिए कुछ किया है, तो वो सारी की सारी मेमोरी बार-बार हमारे चित्त में आती है और हमें परेशान करती है। हमें नहीं पता वो परेशान है या नहीं, पर हम परेशान हैं। सबसे पहले तो इसे स्वीकार करें, और फिर इसके बाद इमोशनल बैगेज कि अब मुझे इसे मुक्त करना है अपने जीवन से। मुक्त मतलब ये नहीं है, मुक्त मतलब विचारों से, खुद के जीवन से। जैसे हम इसे मुक्त करेंगे, क्योंकि देखो हम सब एक प्रारब्ध लेकर के चलते हैं, और प्रारब्ध में शालिनी जी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो वो हमें दुख भी दे सकता है, वो हमें सुख भी दे सकता है। ये हमारा प्रारब्ध वो इसको निर्धारित करता है। अब अगर कोई व्यक्ति सुख दे रहा है तो भी वो हमारा प्रारब्ध है। किसी व्यक्ति से अगर हमें दुख मिल रहा है तो वो भी हमारा प्रारब्ध है। तो इस प्रारब्ध को हम साधना से काट सकते हैं। अगर यूं समझो ये प्रारब्ध कट गया तो जीवन सुखी हो जाएगा ना। बस वही तो करना है। मेरे गुरु बार-बार कहते हैं, या तो कर्म को भोग लो या साधना से काट लो। तो मैंने भी मेरे जीवन में हर कर्म को साधना से काट करके जीवन को सुंदर बनाने का एक प्रयत्न करना शुरू किया है। और अगर मैंने किया है तो आप लोग भी कर सकते हो। अगर मेरे लिए आसान है तो आप सबके लिए आसान है। कठिन कुछ है ही नहीं। बात है नज़रिया, बात है समझ। बस ये बात समझ में आ जाए कि अब मैं तैयार हूँ मेरे प्रारब्ध को काटने के लिए। ठीक है ना? जी आकांक्षा। सॉरी मैम, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी। कोई मेरी बात आवाज आ नहीं। रही है? हाँ, हाँ, मुझे एक क्वेश्चन था जो इन जनरल फेस कर मैं भी फेस कर रही हूँ। मुझे ये लगता है कि कई बार हमारे सामने ऐसे दो सिचुएशन आके खड़ी हो जाती हैं जो मतलब हमें दोनों ही चाहिए होती है। हमें मतलब जैसे मान लीजिए आज मुझे मेरा काम है, तो मुझे मेरा काम भी, मुझे आगे प्रोग्रेस चाहिए, मुझे उसमें भी मेरे को टाइम देना है। दूसरा, अगर मान लीजिए आज मैं शिविर के लिए कर रही हूँ, तो मुझे उसमें भी करना है। मुझे दोनों चीज चाहिए। तो एक के टाइम पे अगर मैं दोनों चीज में हूँ तो मैं दोनों को खुली नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं अपने आप से, मुझे लगता है कि मैं सही नहीं कर रही हूँ। मैं अपने आप में दोनों से जजमेंट नहीं कर पा रही हूँ। तो किस तरह से मुझे सोच के जज करके और राइट डायरेक्शन फॉलो करना चाहिए? बहुत आसान है ये तो आकांक्षा। इसमें दोनों चीज़ों को विजुअलाइज़ करो कि आप दोनों में बराबर मेहनत कर पा रहे हो और दोनों में आप सफल हो रहे हो। बस इतना सा। अच्छा, आपके जैसे यूँ मानो हम लोगों के सब्जेक्ट्स होते हैं। आई थिंक हम्म। 6-7 सब्जेक्ट एक साथ हो जाते हैं। उसमें अंग्रेजी हो गई, विज्ञान हो गया, सोशल स्टडी हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, इस तरह के। तो उसमें एक विद्यार्थी
आपने देखा होगा 2 या 3 या 4 में बहुत ज्यादा मतलब ब्रिलियंट होता है नहीं होता है? वो ये तो नहीं कहता कि मुझे तो एक ही सब्जेक्ट में, मुझे तो गणित में ही पास होना है। वो ये नहीं कहता मुझे अंग्रेजी में होना है, मुझे विज्ञान में होना है। वो 2 विषय में भी महारत प्राप्त कर लेता है अगर वो चाहता है तो। बात चाहने की है। तो चाहो कि मैं दोनों को बराबरी से हैंडल कर पा रही हूँ और दोनों में सफल हो रही हूँ, बस इतना सा। उसमें डाउट नहीं रखना है कि मैं नहीं कर पा रही, उसमें ये रखना है संकल्प भावना कि मैं दोनों चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ और साथ साथ परिवार को भी अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ। एक छोटा सा पर शब्द हम एक बोलते हैं ना, हाँ आई हैव इटन मी, बोलते हैं यू हैव इटन यू, बोलते हैं ना। अपने आप को याद दिलाओ, अपने आप को बार बार कहो आप साधारण नहीं हो। अपने आप को अति साधारण क्यों मान के चल रहे हो? जितने आप अपने आप को साधारण समझ रहे हो उससे ज्यादा आप असाधारण हो। बहुत ही आपका व्यक्तित्व निखरा हुआ व्यक्तित्व है, ऐसा समझो इसको। और जैसे ही आप अपने आप को इस तरह से समझने लग जाओगे, उस समय आप सब कुछ कर पाओगे। बात यही तो है कि हम समझ नहीं पाते हैं, और आपको समझ में ये आ गया तो आप कर लोगे। पर मैम जैसे टाइम को उस चीज जगह, जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ कि एक ही दिन मान लीजिए मुझे मेरी कोई मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुझे वो भी अटेंड करनी है और मुझे वो भी अटेंड करनी है, तो मैं उस सिचुएशन में उससे कैसे डील करूं कि मुझे तो ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। आपने कभी सपना देखा है रात को? कभी कभी सपने में आपने देखा होगा कि एक पूरी जिंदगी निकल जाती है। वो सपना आता है हम्म मुश्किल से 10 मिनट का, उसमें आप हम्म पूरी जिंदगी जी लेते हो, होता है ना? हम्म सभी ने हम्म देखा होगा। तो इस यूनिवर्स में समय जैसी कोई चीज है ही नहीं। समय को तो हमने आलंबन के रूप में प्रयोग किया है। जैसे आज 11 बजे हमें सबको एक साथ मिलना है, तो एक ये जस्ट हम्म इंडिकेशन है कि हम एक साथ मिल जाएं। बाकी इस यूनिवर्स में समय नहीं है। इस यूनिवर्स में यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी भाषा, आपका जो कम्युनिकेशन है उससे समझता है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर पाते हो। एक समय में आप खाना खा पाते हो, एक समय में आप टीवी देख पाते हो, एक समय में आप मेल वगैरह भी चेक कर पाते हो जबकि आप चबा रहे हो, चू कर रहे हो खाने को। आप इसके अलावा और भी कई सारी मल्टीपल चीज कर पाते हो। ठीक है, एक ही समय में आप गाड़ी चला रहे हो, एक ही समय में हम्म आप मीटिंग भी या फोन पे बात कर रहे हो, एक ही समय में आप सामने उसको देख पा रहे हो, ट्रैफिक कंट्रोल भी कर पा रहे हो, आपके पास में सारा हैंडल है वो हैंडल करने के लिए। एक ही समय में आपको एसी कम ज्यादा करना है वो कर पा रहे हो, एक ही समय में आप म्यूजिक सिस्टम उसको भी ऑपरेट कर रहे हो। तो ये तो 2 छोटी चीजें हैं। बस समझना यही है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। यस, हम्म। मैं कर सकती हूँ। मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर वो सारी पावर्स हैं। तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? जब मैं गाड़ी अच्छे से चला सकती हूँ, गाड़ी चलाते हुए मैं ये सारे काम कर सकती हूँ, तो ये क्यों नहीं कर सकती हूँ? जब मैं खाना बना सकती हूँ, खाना बनाते हुए मैं रूही का भी ध्यान रख सकती हूँ, मैं खाना खा भी सकती हूँ, मैं कुछ चू कर सकती हूँ, मैं टीवी देख सकती हूँ, तो ये तो बहुत छोटी चीज है। बस समझ में आ जाए। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। कमलेश जी। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मैं तो मेरी जैसे संगति बदली, मैंने मेरा एनवायरनमेंट बदला तो मुझ में बदलाव आ गए। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी बच्ची में भी ना, क्योंकि मेरे से ही, मेरे थ्रू ही मुझे सुनते मुझे देखते हुए भी उसमें वो चीजें गई है। तो मतलब वो भी क्या अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ जब खेल कूद रही होती है तो इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है और लेके बैठ जाती है बातों को कि उसने तो ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। तो उस पे मैं कैसे काम करूं कि बच्ची को भी बहुत जल्दी मेरी ही तरह लेट गो वाला जो होता है ना, कि वो उसको चीज सिखा पाऊं। तो उसके लिए कुछ आपकी मतलब एडवाइस चाहिए थी। एफर्ट तो मैं डाल रही हूँ आप उसके ज्यादा लिए। ज्यादा आप जी। ज्यादा ज्यादा लेट गो करना शुरू कर दो, आपकी बच्ची बहुत जल्दी सीख जाएगी। नहीं, वो तो मुझे क्योंकि लगता है कि जैसा बच्चे हमें देख के कॉपी कर रहे हैं ना, तो सीख जाएंगे। बट जो पिछला जो भी उसने सीखा है आज तक मुझसे, शायद हर्ट होना, तो वो मतलब थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाए, बस ये चीज। मत चाहो, आप अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाओ। आपकी जिंदगी खूबसूरत होगी। जैसे एक वृक्ष होता है, तो छायादार जब वृक्ष होता है वो ये नहीं चाहता कि मैं बहुत बड़ा वृक्ष बन करके छाया दूं, बस वो छायादार हो जाता है। आते जाते राहगीर अपने आप उस वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं और छाया को, शांति को, ठंडक को अनुभव करते हैं। अपने व्यक्तित्व को निखारो। आपकी बच्ची ही नहीं, आपके आसपास के जितने लोग हैं
वो भी आपको फॉलो करने लग जाएंगे। करना खुद पे होगा, दूसरों पे नहीं। आपको मैं एक मजे की बात बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चों पे कोई काम नहीं करती हूँ, बस एक सिचुएशन पैदा कर देती हूँ। आकांक्षा को भी पता होगा, गौरव को भी पता होगा ये बात। अभी भी मैंने एक सिचुएशन पैदा की हुई है अपने बच्चे के लिए, उसे नहीं पता कि मैंने सिचुएशन पैदा की है। अपने बच्चों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। जिस दिन हम ये चीज सीख जाते हैं कि अपने बच्चों को हम कंफर्ट में ना रखें, कंफर्ट जोन से हम उन्हें बाहर बार बार डालेंगे, जिस दिन बच्चे संघर्ष करना सीख जाते हैं, तो यकीन मानो आप उन्हें सफल बना रहे हैं। और ये एक दुर्भाग्य है हम सबका कि आजकल की जो पेरेंटिंग इस तरह से हो रही है कि बच्चों के लिए कंफर्ट पेरेंट्स चूज करते हैं। जिस दिन पेरेंट्स को ये समझ में आ जाएगा कि हमें ही अपने बच्चों को डिस्कम्फर्ट देना है, उस दिन मैं आपको सच बता रही हूँ, आपके बच्चों को सफल होने के लिए आप तो क्या, दुनिया का कोई भी उसे रोक ही नहीं सकता। आपके बच्चे सफल हो जाएंगे। जी और मैम, समझ में आ गया। इसके अलावा फिर भी अगर आपको और चाहिए कि आपके बच्चे लेट गो कर सके, तो उसके लिए आपको विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइज करो, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, विजुअलाइजेशन राइट होना चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा बच्चा जो जो हर्ट हुई है चीजें उसको लेट गो कर रहा है, तो आपकी इस विजुअलाइजेशन में आप अपने बच्चों के लिए हर्ट क्रिएट कर रहे हो। और मुझे पता है मेरी इस बात से बहुत सारी चीजें डाउटफुल हो रही है। अब आप प्रश्न आई कर थिंक सकते इस हो। वर्ड को, इस इमेजिनेशंस को, इसके जो प्रभाव जो भी है उसको अराउंड सराउंडिंग में लाना ही नहीं है, थॉट्स में लाना ही नहीं है, मतलब, है ना? देखो उसके बहुत सारे होते हैं, ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को हम कैसे प्रयोग में लेते हैं, इस्तेमाल करना आना चाहिए। सारी चीज इस्तेमाल की है। एक पिस्टल है, अगर आप किसी अनट्रेन्ड व्यक्ति को दे दोगे तो वो उसका क्या करेगा? उसके अंदर उस पिस्टल को चलाने की योग्यता ही नहीं है, तो क्या वो उस पिस्टल के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ न्याय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ये यूनिवर्स इसी तरह से है। यूनिवर्स की हमें भाषा समझना है। कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि हाँ मुझे समझ आ गया, अब मैं बीमार नहीं होना चाहती। यकीन मानो उन्होंने क्या किया, बीमारी अट्रैक्ट कर ली। तो जहां पर इस तरह की भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भाषा, यूनिवर्स कुछ नहीं समझता। यूनिवर्स ये समझता है, जैसे मैं अगर मांगू यूनिवर्स के साथ, अगर मैं कनेक्शन बनाऊं, तो मैं ये मांगूंगी अपने आप को मैं स्वस्थ होते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, मस्ती करते हुए महसूस करूं। ये भाषा यूनिवर्स को समझ में आती है। तो उस भाषा का आपको इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक साथ एक चीज और भी देखी होगी, जैसे जो जिस एनवायरनमेंट में रहता है वहां की भाषा, शब्द अलग होते हैं, बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, टोन अलग होती है। यूं मान के चलो कि कोई दूसरी भाषा का व्यक्ति अगर हमसे बात कर रहा है, तो उसके शब्द चाहे हमें समझ में ना आए, पर उसकी जो हाव भाव है, यानी बॉडी लैंग्वेज है, उसे हम समझ पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा शब्द तो हम तक बाद में आते हैं वायु के द्वारा, लेकिन उसके हाव भाव से हम वो क्या कह रहा है वो समझ जाते हैं। और ये टोन है, वो शब्दों को पूरी तरह से कम्युनिकेट कर भी नहीं पाती है। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कह कुछ और रहा है पर उसकी वो टोन बदल जाती है। जब टोन बदल जाती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? होता है ना ऐसा। यूनिवर्स के साथ सेम ऐसा ही होता है। कोई सामने वाला आपको बिल्कुल सही समझा रहा है, पर यूनिवर्स उसे सही ना समझ करके उस टोन को समझ रहा है, और फिर वो आपको वैसा ही देगा जैसा यूनिवर्स ने समझा। तो आपको वो कम्युनिकेशन गैप समझना होगा। इसीलिए तो हमने जो एक वर्कशॉप में सीके सर को, क्योंकि वो मैजिशियन है, वो आपको सही तरह से गाइड करेंगे कि आपको यूनिवर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। हाँ हाँ, हम मैनिफेस्ट करते हैं, पर आपको क्या पता है सही तरह से वे ऑफ मैनिफेस्टेशन? वो चीज सीखनी जरूरी है। जिस दिन आप अपने जीवन में ठीक तरह से कम्युनिकेट करना सीख जाओगे। कुछ लोग ऐसे नहीं होते
जो शब्दों का प्रयोग नहीं करते, जिन्हें यूं मान के चलो जो बोल नहीं सकते, फिर भी वो कम्युनिकेट करते हैं ना। तो यूनिवर्स ठीक इसी तरह से है। यूनिवर्स के सामने आपके शब्दों का कोई महत्व ही नहीं है। यूनिवर्स अगर समझता है तो सिर्फ और सिर्फ सब कुछ तेरा भाव रे। और भाव का मतलब है आपकी इमोशनल बॉडी। तो आपको अपनी इमोशनल बॉडी पे पूरा काम करना है। जिस दिन आपने अपनी इमोशनल बॉडी पे काम कर लिया, मैं गारंटी से कह रही हूँ, दावे से कह रही हूँ, आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपकी मेंटल बॉडी, आपकी फिजिकल बॉडी वो पूरी तरह से हेल्दी होगी, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी भी हेल्दी होगी, और आप इस संसार में रहते हुए अपने आप को सबसे ज्यादा ब्लेस्ड मानोगे। इतनी ताकत रखते हो, अपने आप को साधारण मत समझो, आप अल्टीमेट हो। अपने आप पे भरोसा करो और अपनी संगत पे भरोसा करो। जैसे सीके सर कहते हैं ना, भरोसा उधार का ले लो। यहाँ उधार में ऐसा नहीं है आज नकद कल, तो वो चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो आप उधार ले लो और काम करना शुरू कर दो, फिर देखो आप कहाँ होंगे, आपको खुद को नहीं पता होगा। अगर मेरा जीवन बदल सकता है तो सबका बदल सकता है, ये मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ। और किसी का कोई प्रश्न? योगिनी के साथ रहते रहते इतना तो समझ में आ गया कि आपका जो तन मन धन ये तीनों चीजें अफेक्ट होती है आपके ऑरा से। आप जैसा मतलब फील करते हैं, जैसा अपना ऑरा क्रिएट करते हैं, और उससे चीजें आपके टुवर्ड अट्रैक्ट होती है, आपसे दूर जाती है। इतना कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, बस अब उसमें थोड़ा डीप जाना है। थैंक यू मैम। गोते मारना है। जी मैम, थैंक यू। यू वेलकम। तो चाहते क्या हो? मेडिटेशन शुरू करें। शुरू करें? ठीक है, सब लोग सीधे बैठेंगे। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट, आपकी सांस है। सांस को आज भरोसे की तरह इस तरह से देखें कि सांस है तो जीवन है, ये सांस नहीं तो फिर जीवन भी नहीं। तो आज जीवन को जीना है। सांस को ऐसे भरें जैसे एक नवजात शिशु अपनी पहली श्वास भरता है। पूरी गहरी सांस भरें, आपका पेट पूरा फूल जाना चाहिए। श्वास को ऐसे छोड़ें जैसे जब हम पूरा जीवन जी लेते हैं और जब जीवन को त्यागते हैं तो अंतिम सांस लेते हैं, एकदम धीरे 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 धीरे। फिर गहरी सांस भरें, श्वास छोड़ें। देखो, विश्वास के साथ आज आप समर्पण भी जोड़ दो। समर्पण हम जीवन से, जीवन की शुरुआत से सीख जाते हैं। 9 महीने माँ के गर्भ में रहने के बाद भी माँ के साथ इतना परिचय नहीं होता कि उसे शरीर से देख सकें, लेकिन आत्मा से आत्मा का रूबरू होना एक नवजात शिशु सीख जाता है। अपने माँ के प्रति समर्पण। जब उसकी पीठ पर एक तेज थाप पड़ती है, वह शिशु विचलित हो जाता है, और जैसे ही उस शिशु को उसकी माँ की छाती से
लगा दिया जाता है, वह पूरी तरह से अपने आप को अपने माँ के प्रति समर्पित कर देता है। अर्थात एक नवजात शिशु को समर्पण का महत्व पता होता है। आज मैं आपको वही समर्पण याद दिला रही हूँ। देखो, हम सभी ने समर्पित तो किया है। आज उस समर्पण की गति को तेज कर देना, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना, और जहां जैसे बैठे हो महसूस करना, हाँ, मैं अपने आप को मेरी श्वासों के साथ, मेरे सराउंडिंग, मेरे चारों तरफ पंच तत्वों के साथ, मेरा इष्ट, मेरा परमात्मा है, मैं पूरी तरह से समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ। अपने आप को पूरी तरह से भीतर से खोल देना है, अनफोल्ड कर दो। देखो, जब पहली दफा आपने समर्पण किया था, उस समर्पण का प्रभाव आज आप यहाँ बैठे हो, उसी का प्रभाव है। और आज आप समर्पण कर दोगे तो न जाने आपके जीवन में कितनी सफलता आ जाएगी। जब माँ के प्रति समर्पित हो सकते हो, तो जिसने सांसें दी उसके प्रति समर्पित नहीं हो सकते? आज विश्वास को अपने भीतर जगा के उस जीवन देने वाले के प्रति अपना पूरा समर्पण। अगर मेरा शरीर हवा को महसूस कर सकता है, उसका कोई दृश्य तो नहीं, उसका कोई रूप तो नहीं, लेकिन फिर भी वो स्पर्श की अनुभूति करा रहा है, ऐसे ही अपने भाव को परमात्मा से जोड़ दो। आज कोई बुद्धि नहीं लगानी, कोई तर्क नहीं लगाना, सिर्फ समर्पण। जब अनजाने में एक नवजात शिशु समर्पित होकर के अपने जीवन को उन्नत बना सकता है, आज तो आप बोधशील हो। जब एक अबोध नवजात, उसे समर्पण का भान है, तो आज ज्यादा समर्पण का भान होना चाहिए, बोध होना चाहिए। अपने आप को ऐसे महसूस करो, जो तेरी मर्जी। जैसे एक तैराक को पानी में गोता मारने में मजा आना शुरू हो जाता है, वो उसे आनंदित होकर के पानी के भीतर गोते मारता है। आज अपने आप को ऐसे ही कुशल तैराक के रूप में देखो, कि परमात्मा के सानिध्य में इस प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए आप भी आनंदित होकर के गोते मार रहे हो।
और अपने भाव शरीर को देखो। आपका भाव शरीर पुष्ट हो रहा है। इसे महसूस करते जाओ और गोते लगाओ परमात्मा के इस संसार में। अपने समर्पण के पंख लगा करके अपने भीतर दृढ़ विश्वास को भरते हुए, सब कुछ तेरा, तुझे अर्पित। अपनी श्वासों पे ध्यान दो। गहरी श्वास भरो। अपनी नाभि को महसूस करो। पांच लंबी गहरी श्वास भरो और छोड़ो। 1 2 3 4 5। अपने हाथों की हथेलियों का घर्षण करें। अपनी आंखों से स्पर्श करें। आज मुस्कुराओ, बहुत मुस्कुराओ। जीवन का उल्लास तो मनाना है। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक मैम। आज सुबह में ही मैं सोच रही थी कि आज आपका मेडिटेशन वाला चैनल चला के आज मैं बैठ के आज मेडिटेशन करूंगी। मैं सुबह में ये विचार आया था, फिर काम लगे कहीं कि अच्छा मैं निश्चिंत हो जा रही हूँ। उसके बाद क्लास करने के बाद बुक रीडिंग है, बुक रीडिंग करने के बाद मैं आज दोपहर में मैम का जो रिकॉर्डिंग है उसको मैं सुन के आज मैं खुद मेडिटेशन करूंगी। मगर मेरा मैंने रिकॉर्डिंग नहीं, मैंने लाइव कर लिया। इसके लिए थैंक यू। सब कुछ तेरा भाव रे। मांगो, मैम। चाहना है आपको, चाहो और अपने को भी चाहो। जी, किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक किसी का हैंड रेज है आईफोन से। तनुजा मैम मैम। जी जी तनुजा जी। मैम, मन बहुत बेचैन सा रहता है। अभी चैन मिला या नहीं मिला? अभी तो मिला, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, पता नहीं क्या हो जाए। थोड़ा बेचैनी बहुत रहती है, पास्ट अनसर्टेनिटी सी रहती है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ ना घर में, तो मुझे बहुत ज्यादा लगता है ऐसे। पास्ट के जो हमारे इमोशंस हमारे जुड़े हुए रहते हैं, वो हमें बार बार इनसिक्योर बनाते हैं। और वही जो पहले हमने चर्चा की, वो मेमोरी बार बार रिफ्लेक्ट करती है।
और वो रिफ्लेक्ट करके फिर हमें बेचैन बनाती, इनसिक्योर बनाती है। जो भय है वो हमारे हर एक चक्रास में फंस जाता है, फंस के बार बार फिर हमारे जीवन पर रिफ्लेक्ट करता है। उसकी परछाइयाँ, वो इम्प्रेशंस, वो साइकिक इम्प्रेशंस छपे रहते हैं। तो आप तो भी आ ही रहे हैं ना पुष्कर, तो बस आपके साथ तो फिर सब सारे के सारे कोशिश करेंगे कि आपको सबको वॉशिंग मशीन में डाला जाए, मतलब वॉशिंग मशीन मतलब साधना की। हाँ यस मैम, मैं भी यही देख रही हूँ कि लेट आगे हम करेंगे सब वहाँ मिलके। हाँ, तो जितने भी आपकी जो कर्म है उसमें डाल देना वॉशिंग मशीन में। ठीक है। और वैसे आपके मेडिटेशन से इससे बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, पर फिर थोड़े थोड़े टाइम में 2-3 दिन में होने लग जाता है। वही आप सही कह रहे हैं, भय है ना, वो है एक तरह से मन में। तो हम क्या करेंगे, ध्यान का ये सर्फ, वॉशिंग सर्फ वो प्रयोग में लेंगे और आपके सारे प्रारब्ध उसमें डाल देंगे, सारे साइकिक इम्प्रेशंस, सारी भावनाएं उसमें डाल देंगे और इसे एक मोड पे लगा देंगे कि इतने मिनट्स, जैसे ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है उसमें लगा दिया जाता है 45 मिनट्स 40 मिनट्स, उस तरह से लगा देंगे। फिर आपका जो भाव शरीर है वो सफेद कपड़े की तरह एकदम चमकता हुआ बाहर आ जाएगा। सबको मुक्त हो जाना है भय से, दुख से, घृणा से, कष्ट से। मेरे गुरु बार बार ये कहते, तुम्हारा जीवन दुख भोगने के लिए नहीं है, तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो, तुम्हें चुनना है, तुम चाहते क्या हो। बस इतनी बात समझ आ जाए कि मैं ही अपने भाग्य की निर्माता हूँ, मुझे ही मेरा भाग्य लिखना है, मैं स्वतंत्र हूँ। देखो, शारीरिक तौर पे आप किसी को देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन परमात्मा ने एक स्वतंत्रता दे दी है कि आपका मन वो कुछ भी कर सकता है। आप चाहो तो अभी की अभी एक पृथ्वी के इस कोने से दूसरे कोने तक मन से पहुंच सकते हो। इतनी क्षमता दे रखी है परमात्मा ने हम सबको। अब उस क्षमता का प्रयोग हमें करना नहीं आता है, बस उस क्षमता को हमें दिशा देनी है। अगर हम उस क्षमता को दिशा दे देते हैं तो हमारे जीवन की दशा सुधर जाती है, पर करना हमें ही है, बस इतना भर समझना है। थैंक यू मैम। जी आकांक्षा। थैंक यू मैम। किसी को कुछ प्रश्न या सवाल, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले। मुझे थैंक यू बोलना है कनन मैम को कि मैम जब मैं जुड़ी ना तो आपने कहा था कि निर्णय खुद को लेना सीखना होगा, खुद को निर्णय अपना लेना होगा। आज भी आपने वही बात कही। तो मेरे मन के अंदर एक इच्छा थी, मैंने ड्रीम लिस्ट में लिख भी रखी थी कि मुझे मैजिक बूट लीड करनी है, रोंडा बन की। काफी समय से इच्छा थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें हम लोग सोचते ना, ये कैसे होगा, ये होगा तो मैं शुरू कर पाऊंगी, मैं उसमें रह गई 6 महीने से। आपके कहने के बाद मैंने डिसीजन ले लिया और यूनिवर्स पे छोड़ दिया। अब वो कैसे होगा, कैसे जूम मिलेगा, कैसे क्या होगा, सब हो जाएगा, बस मुझे करना है। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं हो गई। आज चैप्टर 23 था, वो भी यही था, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, और आपने वही 5 सांसें दिलवाई मुझे जो कि उसमें असाइनमेंट भी था। आज वही मैजिक ब्रीदिंग, सब कुछ आपका जो कहना था, ऐसा लग रहा है कि अलाइनमेंट अब शुरू हो गई है और बाकी चीजें और करनी है। और उसके बाद फिर मैंने एंसेस्टर्स का भी वो होपोनोपोनो प्रेयर भी शुरू किया। पता नहीं वो कैसे शुरू हुआ मैम, करते करते वो भी 10-11 दिन हो गए। मतलब दिन ऐसे बीत जाते हैं और हम लोग शायद निर्णय नहीं लेते हैं। आपका ये जो निर्णय लेने वाली जो बात थी ना, ऐसे दिल में बैठी कि कोशिश करती कि निर्णय लोगे तभी आगे बढ़ पाओगी। वो मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। थैंक यू मैम, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आकांक्षा का, गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रुप से जुड़ाने के लिए, मुझे और पॉलिश करने के लिए। थैंक यू मैम। सुमन जी, आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि दिल में बैठ गई।
अब दिल में आप बिठाते क्या हो, दिल में बिठाते किसको हो, वो महत्वपूर्ण है। जिस दिन आप ये चीज सीख जाओगे सभी लोग कि जैसे बेचैनी है तो आपने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा दिल में बिठा रखा है जो आपको बार बार बेचैन करेगा, बस उसी को तो निकालना है। आपको दिल में बिठाना किसको है, अच्छी अच्छी बातों को, परमात्मा को बिठाना है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे सबका जीवन सुंदर बन जाएगा, सब अपने जीवन के निर्णायक बन जाएंगे। मैं आपसे ये कहती हूँ, हमें दूसरों के जीवन के निर्णय नहीं लेने, हमें अपने जीवन के निर्णय लेने हैं। हमें दूसरों के जीवन में ताक झांक नहीं करनी, हमें अपने भीतर अपने कर्मों के प्रति सजगता लाते हुए ताक झांक करनी है कि क्या क्या भरा हुआ है। कर्म तो एक बार घट गया, लेकिन उसकी बार बार यादें हमें सताती है, इसी पे तो काम करना है। यही तो ध्यान है। ध्यान आप भीतर घटाओ, भीतर घटेगा। ध्यान बाहर घटाओ, बाहर घटेगा। तुम्हें जहां घटाना है वहां घटेगा। चाहना तुम्हें है, निर्णय तुम्हें लेना है। थैंक यू मुझे इतना प्रेम से सुनने के लिए, इतना प्रेम देने के लिए। दिल से बहुत 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 आभार। आभार। नहीं पार हो जाने के लिए। लव यू मैम, लव यू। लव यू टू, आपके लव यू समय के लिए थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और फ्राइडे को हमारा Thank you, सेशन होगा तो ma'am. बुक रीडिंग क्लब का होगा, उसमें हम चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे। 10th या 11th? 10th हो गया? 10th 10th फिर से हो गई क्या? नहीं, 10वां का हुआ, 10th 10वां तो होना अभी। पूरा नहीं हुआ, वो आधा ही हुआ है, पूरा उसमें नहीं काफी हुआ, चीजें आधा अभी होगा। क्लियर कर पूरा देंगे। नहीं हुआ, आधा मतलब वी हैव टू कमिट टू कंप्लीट करना है, तो हम फ्राइडे को मिलते हैं फिर। फ्राइडे को तो 19th है ना? फिर सेशन होगा, बुक रीडिंग क्लब होगी। ओह वाह, थैंक ओके, थैंक यू, नमस्ते सबको। Thank you.